नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है और आज की कहानी रोहिणी के एक परिवार की, जिसके 3 सदस्यों की उन्हीं के घर में 6 साल पहले नृशंस हत्या कर दी गई थी। क्या एक परिवार जो रोज की तरह सुबह उठता है, चाय बनाता है, मंदिर में पूजा करता है, अचानक किसी की हैवानियत का शिकार बन सकता है? क्या कोई ऐसा शख्स जिसे हम अपना समझते हैं कभी हमारे घर में मौत बनकर दाखिल हो सकता है? आज हम बात करेंगे दिल्ली के रोहिणी में 21 सितंबर 2012 को हुए उस रहस्यमयी तिहरे हत्याकांड की, जिसने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा दी थी। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहिणी सेक्टर 17 पॉकेट बी दिल्ली का एक शांत और व्यवस्थित इलाका। यही रहता था चौहान परिवार, योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान, उम्र 57 साल, उनकी पत्नी रेखा 55 वर्ष की और बेटी करिश्मा उर्फ रोसी 21 साल की। एक साधारण, मेहनती और धार्मिक परिवार। योगेंद्र सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके थे, लेकिन एक फैक्ट्री में सलाहकार के तौर पर काम करते थे। रेखा गृहिणी थी, पूजा पाठ और साफ सफाई में दिन बिताती थी। रोसी कॉलेज की छात्रा थी, सुंदर, समझदार और अपने मां बाप की दुलारी। परिवार पहले 4 सदस्यीय था। बेटा विक्रम प्रताप, जो कि शादीशुदा था, और उसका एक बेटा भी था। लेकिन साल 2011 में विक्रम की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके त्रिंगर में रहने चली गई। विक्रम के कमरे को तब से बंद ही रखा गया था, वही कमरा जो इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी बनने वाला था। रेखा रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले घर की साफ सफाई और फिर मंदिर की पूजा। फर्स्ट फ्लोर पर उनका छोटा सा मंदिर था। हर रोज वहां मां बेटी पूजा करती थी। योगेंद्र अक्सर सुबह देर से उठते थे। शाम को पड़ोसियों से मिलते जुलते, बच्चों से बातें करते, लेकिन कभी कभी उन्हें शराब की आदत भी लग जाती थी, जिससे वो गुस्से में आ जाते और फैक्ट्री के कर्मचारियों या मोहल्ले के लड़कों को डांट देते थे। रोसी की जिंदगी अलग थी। कॉलेज, दोस्तों का दायरा, फोन, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी वो घर के मंदिर में मां के साथ पूजा करना नहीं भूलती थी। उसके दोस्त कहते थे कि वो चुलबुली थी, लेकिन अपने परिवार के बेहद करीब थी। 20 सितंबर की शाम को रेखा ने अपनी बेटी हेमा से फोन पर कहा था कि वो और योगेंद्र अगले दिन वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। ट्रेन की टिकट बुक थी। रोसी नहीं जा रही थी, वो घर पर ही रुकने वाली थी। यात्रा की तैयारी पूरी थी, कपड़े, सामान, पूजा की चीजें। रेखा ने कहा था, बस सुबह जल्दी उठना है। लेकिन सुबह ऐसा कुछ हुआ जो न रेखा ने सोचा था, न योगेंद्र और न ही रोसी। सुबह 6 बजे के करीब चौहान परिवार का एक परिचित उन्हें बुलाने पहुंचा। उन्हें स्टेशन ले जाना था, लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ और अगले ही पल चीख मारता हुआ बाहर निकल आया। अंदर का नजारा खौफनाक था। ग्राउंड फ्लोर पर योगेंद्र प्रताप की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। पुलिस को फोन किया गया। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। घर के हर कोने की तलाशी ली गई। फर्स्ट फ्लोर पर रेखा और रोसी की लाशें मिली। दोनों बेड पर पड़ी थी। रेखा के सिर पर गहरी चोट थी और उसके चेहरे पर तकिया दबा हुआ था। रोसी की भी गला दबाकर और तकिया मुंह पर रखकर हत्या की गई थी। घर में कोई तो ऐसा आया था जिसे दरवाजा खोला गया था। जबरन एंट्री का कोई निशान नहीं था। चाय के 3 प्याले मिले, यानी कोई मेहमान था। वो मेहमान कौन था और क्या चाय पीने के बाद उसने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया? जिस डंबल से योगेंद्र और रेखा की हत्या हुई थी, वो विक्रम के पुराने कमरे से लाया गया था, जो 2nd फ्लोर पर बंद था। मतलब हत्यारे को पता था कि वो डंबल कहां रखे हैं, यानी कोई करीबी था, या कम से कम ऐसा शख्स
जो घर के अंदर की हर चीज से वाकिफ था। एक परिवार, मां, बाप और बेटी, जिनकी सुबह की चाय आखिरी साबित हुई। एक डंबल जो बंद कमरे से लाया गया। एक मेहमान जो पहचान का था। लेकिन वो कौन था? और क्या यह हत्या सिर्फ लूटपाट के लिए की गई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? एक डंबल, 3 कप चाय और 3 लाशें। क्या यह कोई प्लानिंग थी या अचानक उठा कोई पागलपन भरा कदम? क्या कोई अंदरूनी रंजिश थी या किसी ने सिर्फ मौका देखा और मार डाला? पुलिस के पास कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। शुरू होती है अब उस हत्यारे की तलाश, जो किसी अपने के चेहरे में छुपा हुआ था। पुलिस ने मौके पर मौजूद हर चीज को ध्यान से देखा। किसी जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। मेन गेट से ही एंट्री हुई थी, यानी घर का कोई जानकार था। 3 चाय के कप साफ थे कि सुबह चाय बनी थी और 3 लोगों ने पी थी। चाय पीने वाला तीसरा कौन था? पुलिस ने सबसे पहले परिवार के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। योगेंद्र की 2 बेटियां हेमा और सीमा, दोनों अलग अलग रहती थी। हेमा ने कहा कि उसकी मां हर सुबह 4 बजे उठती थी और मेन गेट खोल देती थी। यह भी जानकारी मिली कि रेखा और रोसी सुबह मंदिर में पूजा करती थी, जबकि योगेंद्र नीचे रहते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक नई बात उजागर की। रेखा और योगेंद्र के सिर पर डंबल से हमला किया गया था, लेकिन रोसी का गला घोंटा गया था और उसके मुंह पर तकिया रखा गया था। क्या रोसी उस समय सो रही थी? अगर हत्यारा लूटपाट के लिए आया था, तो सिर्फ सिर क्यों कुचले और रोसी का गला क्यों दबाया गया? क्या वो हत्यारे को पहचान गई थी? डंबल उसी कमरे से लाया गया था जो विक्रम का था, जो अब बंद रहता था। इसका मतलब था कि हत्यारे को घर की लोकेशन का पूरा ज्ञान था। वो सीधे उस कमरे में गया, डंबल निकाले और वारदात को अंजाम दिया। रोसी का लैपटॉप और उसका और योगेंद्र का मोबाइल गायब था। मतलब हत्यारे ने कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की थी। घर की अलमारी से लगभग 30,000 रुपए कैश, कुछ गहने और चांदी के बर्तन भी गायब थे। पुलिस को लगा कि लूटपाट का एंगल मजबूत हो सकता है। पुलिस ने रोसी और योगेंद्र के कॉल डिटेल्स निकाले। कुछ नंबर सामने आए, जिनमें हेमा के तलाकशुदा पति का नंबर भी था। 20 सितंबर को योगेंद्र ने उससे बात की थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई। रोसी के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। कई लड़कों से सवाल जवाब हुए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को 2 थ्योरी मिली। हत्यारा सबसे पहले 2nd फ्लोर गया, डंबल लिया और नीचे आकर रेखा और योगेंद्र को मारा, फिर रोसी का गला दबाया। या फिर पहले रोसी की हत्या की गई और फिर डंबल आकर बाकी 2 को मारा गया। दोनों में से कौन सही था, यह तय नहीं हो पा रहा था। तीनों चाय के कप फॉरेंसिक जांच में भेजे गए। तीनों पर अलग अलग डीएनए थे। 2 डीएनए चौहान परिवार के सदस्यों से मैच कर गए, तीसरा अज्ञात था। यही डीएनए पुलिस के लिए इकलौता सुराग बन गया। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। रिश्तेदार, पड़ोसी, फैक्ट्री के कर्मचारी, बिजली वाले, प्लम्बर, सफेदी वाला, हर किसी से। एक चोर को भी पकड़ा गया, जिसने कबूल किया कि वो इस केस में शामिल था, लेकिन वो सीन ठीक से नहीं बता पाया, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। तो अब सवाल यह है, क्या पुलिस उस तीसरे कप वाले तक पहुंच पाई? क्या वो तीसरा शख्स चौहान परिवार का जानकार था, या एक ऐसा दुश्मन जो बहुत पहले से बदला लेने की ताक में बैठा था? 3 लाशें, 3 कप चाय और 3 डीएनए। लेकिन पुलिस के लिए असली चुनौती थी उस तीसरे डीएनए का नाम पता करना। क्या वो कोई करीबी था, कोई ऐसा जिससे परिवार को धोखा मिला, या कोई ऐसा जिसे अंदर आने के लिए दरवाजा खोलना भी जरूरी नहीं था? फॉरेंसिक टीम ने तीनों चाय के कप, तकियों, डंबल और कुछ बालों के सैंपल को डीएनए के लिए भेजा। कुछ ही हफ्तों में रिपोर्ट आ गई।
एक डीएनए प्रोफाइल किसी भी परिजन या घर के जानकार से मैच नहीं कर रहा था। पुलिस ने अब शहर के क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर डीएनए को क्रॉस चेक करना शुरू किया। दिल्ली और आसपास के जिलों के पुराने अपराधियों के डीएनए डाटाबेस से मिलान किया गया और यहीं से एक नाम सामने आया, रणजीत कुमार। रणजीत बिहार का रहने वाला था और 2005 से लेकर 2010 तक चौहान परिवार में घरेलू नौकर की तरह काम कर चुका था। उसने कई बार घर की सफाई, बिजली सुधार, खरीदारी और पूजा की व्यवस्था में मदद की थी। रोसी तब छोटी थी, लेकिन रंजीत से उसका भी अच्छा व्यवहार था। 2010 के बाद किसी बात पर रंजीत को घर से निकाल दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि उस पर चोरी का शक हुआ था, लेकिन रेखा और योगेंद्र ने मामला पुलिस तक नहीं पहुंचाया था। बस चुपचाप उसे हटाया गया। शायद उस वक्त का अपमान रंजीत अब तक भूला नहीं था। अब पुलिस को उसकी तलाश शुरू करनी थी, लेकिन रंजीत अब दिल्ली में नहीं था। जानकारी मिली कि वो झारखंड में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी गई और रंजीत को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। पहले तो रंजीत चुप रहा, लेकिन जब उसे डीएनए रिपोर्ट और सबूत दिखाए गए तो वो टूट गया। उसने जो कहानी बताई वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। रंजीत ने बताया कि वो परिवार से बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि योगेंद्र ने झूठा इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन वो सिर्फ हत्या नहीं करना चाहता था, वो उन्हें तकलीफ देना चाहता था जैसा उसे हुई थी। 20 सितंबर की शाम को वो घर के पास आया, छिपकर इंतजार किया। सुबह जब रेखा ने मंदिर के लिए दरवाजा खोला तो वो अंदर घुस गया। उसने पुरानी पहचान के नाते पहले चाय पी। रेखा ने संकोच से उसे चाय दी, लेकिन उसे बाहर भेजना चाहा। तभी उसने अचानक वार किया। सबसे पहले उसने ऊपर जाकर रोसी को गला घोंट कर मारा ताकि वो शोर न मचा सके। फिर नीचे आकर योगेंद्र को डंबल से मारा और रेखा को भी। हत्या के बाद उसने मोबाइल, लैपटॉप और पैसे उठाए ताकि मामला लूट का लगे। रंजीत पर हत्या, लूट और सबूत मिटाने के आरोप लगे। केस तेजी से चला। सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत ने उसे 2014 में 3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई, हर हत्या के लिए एक बार। जज ने कहा, यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, विश्वासघात का है। जिस घर ने तुम्हें पनाह दी, तुमने उसी को तबाह कर दिया। 21 सितंबर 2012, 3 जिंदगियां, एक घर, एक सुबह और एक आदमी जिसने बदले की आग में इंसानियत का गला घोंट दिया। लेकिन आखिरकार कानून ने अपना काम किया। शायद अब रोसी, रेखा और योगेंद्र की आत्मा को शांति मिली होगी। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा होता है, लेकिन जब वही भरोसा उसकी मौत की वजह बन जाए तो क्या बचता है? 21 सितंबर 2012 को रोहिणी की एक शांत सुबह 3 चीखों में डूब गई। एक पिता, एक मां और एक बेटी। तीनों ने उस इंसान पर भरोसा किया जिसे कभी उन्होंने रोटी दी थी, पनाह दी थी, लेकिन उसी ने उन्हें उनके ही घर में मार डाला। रंजीत को कानून ने 3 बार उम्र कैद की सजा दी, लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सजा उस दर्द को मिटा सकती है जो रोसी की अधूरी जिंदगी में छूट गया? क्या किसी जज का फैसला उस मां की आखिरी दुआ को लौटा सकता है या उस पिता के टूटे हुए सपनों को जोड़ सकता है? ऐसे केस सिर्फ एक अपराध नहीं होते, ये समाज के उस अंधेरे कोने को उजागर करते हैं जहां नफरत, अपमान और बदले की भावना धीरे धीरे पलती है और एक दिन कत्ल बनकर सामने आती है। इस कहानी का अंत भले ही कानून के फैसले पर हो गया हो, लेकिन इसका असर आज भी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या रंजीत जैसे लोगों को दूसरी बार मौका मिलना चाहिए? क्या अपमान का बदला मौत से चुकाया जा सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।
अगर आपने अब तक हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।